हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीडियाट्रिक का चैप्टर नंबर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। हमने ऑलरेडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर 2 वीडियोस बना रखी हैं, जिसके अंदर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर हमने ग्रोथ का असेसमेंट, ग्रोथ के इंट्रोडक्शन एंड नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न के बारे में बात करी थी। तो ये हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हम मेनली बात करेंगे डेवलपमेंट के ऊपर। तो बेसिकली डेवलपमेंट क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट होता है हमारा मैचुरेशन ऑफ फंक्शंस विद एज अफेक्टेड बाय रिफ्लेक्टेड बाय द सिक्वेंशियल अटेनमेंट ऑफ वेरियस माइलस्टोन। तो बेसिकली डेवलपमेंट क्या होती है हमारा, जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जब वो फंक्शंस मैच्योर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई हमारा पर्टिकुलर ग्लैंड है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, उस ऑर्गन का जो फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है, जो अभी वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, पर एक स्पेसिफिक एज के अंदर ऐसा होगा कि वो अपना फंक्शन अच्छे से कर पाएगा। तो हम तब बोलते हैं कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वो मैच्योर हो चुका है, वो अपने मैच्योरेशन फेज में है। जैसे सपोज करो बोन होती है हमारी, तो बोन स्टार्टिंग में ग्रोइंग फेज में होती है, बोन की ग्रोथ हो रही होती है। फिर एक पर्टिकुलर एज आती है जब हमारी बोन की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, तब हम बोलते हैं कि हमारी जो बोन है वो फुली मैच्योर हो चुकी है, अब हमारी बोन में और फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। तो उस चीज को हम बोलते हैं कि हमारी जो बोन है वो डेवलप हो रही है। ठीक है, तो डेवलपमेंट मींस मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट पता कैसे चलता है कि हो रही है या फिर नहीं हो रही है? तो डेवलपमेंट के अंदर कुछ हमारे पास माइलस्टोन्स होते हैं, तो वो माइलस्टोन पर्टिकुलर एज के अंदर हमारे रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे सपोज अगर हम 1 ईयर के होंगे तो कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी होगी जो हम परफॉर्म कर पाएंगे। जब हम 2 ईयर के होंगे तो हो सकता है थोड़ी और एक्टिविटी हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ऐसे धीरे धीरे करके हमारे हम कुछ माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला जो रूल आता है हमारे पास, रूल नंबर 1, वो है डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, स्टार्ट इन यूट्रस एंड कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी। तो जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है। एंड डेवलपमेंट का जो स्पीड होता है, जो रेट होता है, वो कभी भी स्टेडी नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रेट से चल रहा है, ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट जो होता है कभी हो सकता है किसी पर्टिकुलर फेज में स्लो हो, फिर स्टडी हो जाए, फिर हो सकता है फास्ट हो जाए, फिर हो सकता है स्लो हो जाए, फिर स्टडी हो जाए। तो डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो कभी उसका वो फास्ट हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, और कभी बीच में कांस्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि यूट्रस में ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम यूट्रस में होते हैं, जब हम फीटल लाइफ में होते हैं, तभी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है फीटस में। और कब तक होता है? जब तक मैच्योरिटी नहीं आ जाती। तो मैच्योरिटी कब आती है? मैच्योरिटी यूजुअली 18 टू 20 ईयर्स के बीच में आती है। ठीक है, तो फीटस लाइफ से हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो कि मैच्योरिटी तक चलता है। नेक्स्ट हमारा रूल है, सीक्वेंस ऑफ माइलस्टोन्स आर सेम इन ऑल चिल्ड्रन बट वेरी विद एज। तो जो माइलस्टोन्स होते हैं, जो हमने बात करी कि एक जो हमारे माइलस्टोन्स होते हैं वो हर बच्चे के अंदर सेम होते हैं। मतलब जैसे सपोज करो एक चिल्ड्रन है ए और एक चिल्ड्रन है बी, तो दोनों के दोनों बच्चे सबसे पहले क्या सीखेंगे? सबसे पहले दोनों के दोनों बच्चों के अंदर हेड कंट्रोल डेवलप होगा। ठीक है, देन हेड कंट्रोल जब डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद वो थोड़ी रोलिंग करना स्टार्ट करेंगे। फिर थोड़ा और टाइम बाद वो रोलिंग करते करते थोड़ा बैठना शुरू कर देंगे विद सपोर्ट के साथ। फिर बैठते बैठते वो एक टाइम आएगा जब वो खड़े होने लग जाएंगे। देन खड़े होने के बाद वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो वॉक करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो चिल्ड्रन ए है और जो चिल्ड्रन बी है, दोनों के अंदर सेम प्रोसेस होगा। दोनों में पहले हेड कंट्रोल डेवलप होगा, फिर दोनों के दोनों रोलिंग करेंगे, फिर दोनों के दोनों सिटिंग करेंगे, फिर दोनों के दोनों स्टैंडिंग करेंगे, फिर उसके बाद वॉकिंग करेंगे, है ना। पर हो सकता है कि जो चिल्ड्रन ए है उसके अंदर ये हेड कंट्रोल का प्रोसेस अराउंड 3 मंथ्स में हो, और जो चिल्ड्रन बी है हो सकता है उसके अंदर ये 1 मंथ में ही हो जाए। ठीक है, मतलब कि क्या, कि दोनों में जो हमारा डेवलपमेंट है, जो उसका माइलस्टोन है, वो तो सेम ही है। दोनों में हेड कंट्रोल ही पहले अचीव हो रहा है सबसे पहले, है ना। पर हो सकता है एक बच्चे में हेड कंट्रोल जल्दी आ जाए और एक में डिले में है। आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में काफी जल्दी ही वॉक करना सीख जाते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका वॉकिंग पैटर्न जो होता है वो स्लो चलता है। वो पर्टिकुलर एज अचीव कर लेंगे जिस एज के अंदर बच्चे को वॉक करना चाहिए, पर वो उस टाइम पे भी वॉक नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो माइलस्टोन का सीक्वेंस है वो सेम होता है सब बच्चों में, पर टाइम के साथ साथ वो वेरी कर सकता है। थर्ड हमारा रूल है, एज लाइक ग्रोथ पैटर्न डेवलपमेंट इज सिफेलोकॉर्डल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल। तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो सिफेलोकॉर्डल होता है। सिफेलोकॉर्डल मींस कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट होगी वो हमारे हेड रीजन में होगी, देन उसके बाद हमारे आर्म के अंदर, देन ट्रंक में, और देन हमारे लेग में। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो हो रही है वो सबसे पहले हो रही है हेड में। ठीक है, फिर उसके बाद आर्म में, फिर ट्रंक में, फिर हमारे लेग में। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो हो रही है वो सेफेलोकॉर्डल हो रही है, मतलब कि हेड से लेकर नीचे की तरफ जा रही है। हेड को हम बोलते हैं इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेफेलस। ठीक है, और सेफेलोकॉर्डल मींस कि वो नीचे की तरफ आ रही है, कॉर्डल मींस कि वो डाउनवर्ड जा रही है। वो जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो सबसे पहले हमारी हेड रीजन में अचीव होगी, देन उसके बाद हमारी नीचे लेग रीजन में सबसे एंड में आएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले हेड कंट्रोल सीखते हैं, हेड को कंट्रोल करना सीखते हैं, अपनी नेक मूवमेंट को कंट्रोल करना सीखते हैं, हेड एंड नेक मूवमेंट को सीखते हैं। देन उसके बाद वो रोलिंग करना सीखते हैं। रोलिंग के अंदर क्या होता है मेनली हमारे, जैसे ट्रंक मूवमेंट, हमारी आर्म मूवमेंट। आर्म बच्चे जो होते हैं छोटे, वो अपने हाथों से कुछ भी उनको चीज भी तो उसको पकड़ने लगते हैं, उसको अपने मुंह की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर आर्म मूवमेंट आती है, डेवलप होती है ना। देन धीरे धीरे करके अपने हाथों की मदद से वो और ट्रंक की मदद से वो फिर रोल करने लग जाते हैं।
जब रोल करना सीख जाते हैं फिर थोड़े टाइम बाद वो बैठने लगते हैं, ठीक है, बैठने लगते हैं, उनके अंदर सिटिंग आ जाती है, सिटिंग, उनके अंदर सिटिंग डेवलप हो जाती है ना। फिर जब बैठ अच्छे से बैठने लग जाते हैं फिर धीरे धीरे करके स्टैंडिंग, खड़े होने लगते हैं। अब उनके अंदर स्टैंडिंग में क्या हो रहा है, मेनली अपने लेग्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंडिंग अच्छे से करने लग जाते हैं तो वॉक करते हैं, फिर वॉक के बाद वो रनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है, ये जो सारा प्रोसेस है डेवलपमेंट का, ये सेफेलोकॉर्डल होता है, ठीक है, मतलब कि सबसे पहले हेड रीजन में डेवलपमेंट हो रही है, देन बाद में हमारे नीचे के जो एरियाज है उसमें हो रही है डेवलपमेंट। प्रोक्सिमो डिस्टल मींस कि जो डेवलपमेंट है वो सबसे पहले प्रोक्सिमल एरियाज में होगी, जैसे सपोज हमारा आर्म है, आर्म है, फिर हमारा आगे एल्बो, फिर आगे हमारा फोर आर्म, फिर आगे हमारे रिस्ट, फिर आ गया हमारा ये हैंड, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट होगी वो प्रोक्सिमल एरिया में होगी। प्रोक्सिमल मींस जो हमारा एरिया हमारे हेड एरिया के, हमारे ट्रंक एरिया के सबसे नियरेस्ट होता है। तो सबसे पहले हमारा हेड होता है, हेड के सबसे पास में हमारा आर्म होता है, आर्म। तो सबसे पहले जो बच्चा होगा वो शोल्डर मूवमेंट्स को अचीव करेगा, सबसे पहले वो अपनी आर्म मूवमेंट्स को सीखेगा, जो उसकी पर्टिकुलर शोल्डर की मूवमेंट होती है वो सीखेगा वो, ठीक है, जो हमारी शोल्डर की मूवमेंट है, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन, ये सब सीखेगा। देन धीरे धीरे करके वो और डिस्टली मूव करेगा। सबसे पहले प्रोक्सिमली क्या आता है हमारा आर्म, तो सबसे पहले प्रोक्सिमली क्या आता है हमारा आर्म, फिर आर्म के बाद जो नेक्स्ट आता है डिस्टल लेवल पे वो आता है हमारा फोर आर्म, ठीक है। तो फिर बच्चा जो है वो फोर आर्म की मूवमेंट सीखेगा, एल्बो की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर पे डिस्टल पे आता है वो आता है हमारा रिस्ट, तो बच्चा फिर रिस्ट की मूवमेंट सीखेगा, रिस्ट में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। देन रिस्ट की मूवमेंट जब सीख जाएगा फिर उसके बाद वो अपनी हैंड मूवमेंट्स को सीखेगा, जो हमारी हैंड मूवमेंट होती है, जो हमारी ग्रैस्प होती है, डिफरेंट टाइप की ग्रैस्प होती है, उसको सीखेगा, है ना, हैंड फंक्शन, फिंगर फंक्शन, इन सबको सीखेगा, उसको हम फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल होती है, ठीक है। फोर्थ रूल आता है हमारे पास कि सर्टेन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैव टू बी लॉस्ट बिफोर रिलेवेंट माइलस्टोन्स आर अटेन्ड। तो बेसिकली कुछ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं हमारे जो कि माइलस्टोन अचीव होने से पहले ही क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। अब प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पर हम एक वीडियो पर्टिकुलर बनाएंगे जिसमें हम कवर करेंगे सारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को, और कौन कौन से प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस किस पर्टिकुलर एज पे आते हैं, ठीक है, वो भी हम कवर करेंगे। पर अभी के लिए हम जानते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस कौन से रिफ्लेक्स होते हैं। जब भी बर्थ के टाइम पे स्टार्टिंग में क्या होता है, जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके अंदर ना फंक्शन इतने अच्छे नहीं होते। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो उनकी बॉडी होती है ना वो कुछ मूवमेंट रिफ्लेक्स एक्शन से करती है। जैसे कि बच्चे को नहीं पता कि उसको खाना कैसे खाना है ना, उसको दूध कैसे पीना, उसको नहीं पता होता ये सब, है ना। तो वो सारी चीजें उसको, उसमें कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो कि उसको इनिशिएट कराते हैं, है ना। उसको कुछ भी हम देंगे चीज वो सबसे पहले अपने माउथ की तरफ उसको लेके जाता है, ठीक है ना, माउथ ओपन करता है ना। तो ऐसे ही कुछ हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बाय बर्थ हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बाय बर्थ हमारे प्रेजेंट होते हैं। और वो रिफ्लेक्सेस होते किस लिए हैं, वो हमारे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। धीरे धीरे करके जब हमारे माइलस्टोन्स हम सीखने लगते हैं, हम अपने बॉडी के ऊपर अपना खुद का कंट्रोल एक्टिव करने लग जाते हैं, जो हमारा खुद का वॉलंटरी कंट्रोल होता है, जब हम वो सीखने लग जाते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, तो धीरे धीरे करके वो रिफ्लेक्सेस अपने आप ही हटने लग जाते हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि कुछ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस माइलस्टोन के अचीव होने से पहले ही हट जाते हैं, ठीक है। तो ये भी डेवलपमेंट का एक रूल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ रूल, इनिशियल डिसऑर्गेनाइज्ड मास एक्टिविटी इज रिप्लेस्ड बाय मोर स्पेसिफिक एंड विलफुल एक्टिविटी। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं वो काफी डिसऑर्गेनाइज्ड होती है ना, मतलब कि उनको सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटा बच्चा है वो कहीं पर कोई भी साउंड सुनेगा या फिर कहीं पे भी कोई लाइट देखेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक रिस्पॉन्स शो करेगा पूरी बॉडी में, ठीक है, वो अपने हाथों को हिलाएगा, पैरों को हिलाएगा, अपनी नेक को मूव करेगा, रोएगा, है ना। तो वो पूरी फुल बॉडी रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है, फुल बॉडी अपना रिस्पॉन्स शो करेगा वो स्टिमुलस के अगेंस्ट, ठीक है। पर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब वो 4 साल का 5 साल का हो जाएगा, और तब अगर वो सेम लाइट को या फिर सेम साउंड को सुनेगा तो तब वो इतना एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, है ना। तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो काफी फाइन होगा। अगर उन्हें लाइट देखी तो सिंपल वो लाइट की तरफ इशारा करेगा, है ना, लाइट की तरफ अपने हेड को रोटेट करेगा, है ना। तो जो इनिशियली जो उसकी एक्टिविटी थी वो काफी डिसऑर्गेनाइज्ड थी, वो पूरी बॉडी से रिएक्ट कर रहा था, पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी तो जो उसकी डिसऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है वो मोर स्पेसिफिक और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, है ना। अब वो सिंपल एक स्पेसिफिक रिएक्शन शो करेगा, है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टर्स को जो कि डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है हमारे पास प्रीनेटल फैक्टर। तो प्रीनेटल फैक्टर्स हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो कि बर्थ होने से पहले डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं। जैसे बर्थ होने से पहले मतलब फीटल लाइफ के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो कब स्टार्ट हो जाती है, हमारी फीटल लाइफ से, है ना, स्टार्ट इन यूट्रस, है ना, यूट्रस के अंदर से ही, मतलब फीटल लाइफ से ही डेवलपमेंट हमारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब फीटल लाइफ से हो रही है तो यानी कि फीटस जब होगा तब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। अब फीटस की डेवलपमेंट को कुछ फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं प्रीनेटल फैक्टर, मतलब ऐसे फैक्टर जो कि बर्थ होने से पहले, है ना, जो कि बर्थ होने से पहले ही
डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं प्रीनेटल फैक्टर। ठीक है, तो प्रीनेटल फैक्टर मेनली फीटस की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, फीटस की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर क्या है? सर्टेन जेनेटिक डिफेक्ट लाइक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी, सिंगल जीन डिसऑर्डर एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैन कॉज डेवलपमेंटल डिले एंड सीक्वेंशियल मेंटल रिटार्डेशन। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी होती है ना, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं, है ना, या फिर जीन हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है फीटस में वो अच्छे से नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा सेरिब्रल पाल्सी, जो सीपी है, सेरिब्रल पाल्सी है, वो क्या है, वो एक हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। ठीक है, अब वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो किस वजह से हो रहा है, वो हमारा बेसिकली कुछ जीन्स के कारण हो रहा है। ठीक है, हमारे क्रोमोसोम्स है ना, इन सब की वजह से वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो रहा है। वो जो न्यूरल ट्यूब है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो पा रही है, वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पा रही है ना, तो न्यूरल ट्यूब के अंदर डिफेक्ट आने की वजह से क्या होगा, जब जो फीटस है, फीटस में जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, जो स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट है ना, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। जब वो अच्छे से नहीं हो पाएगी तो फीटस जब बर्थ लेगा एज अ न्यू बॉर्न, है ना, तो उस न्यू बॉर्न के अंदर स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में जो माइलस्टोन्स अचीव करने चाहिए उसे पर्टिकुलर 1 मंथ में, है ना, 2 मंथ में, वो सारे माइलस्टोन वो अचीव नहीं कर पाएगा, है ना। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसकी जो ब्रेन है और जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उसको एक जेनेटिक डिफेक्ट हो गया, उसको एक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी हो गई इस वजह से। ठीक है, तो पहला क्या है, जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, दूसरा है मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर क्या है कि जो मदर है अगर वो किसी तरीके का अल्कोहल अब्यूज करती है, किसी तरीके का ड्रग अब्यूज करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल जो है वो मना होती है, किसी भी तरीके का ड्रग डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना लेना मना होता है। क्यों मना होता है? क्योंकि वो चीजें फीटस की ग्रोथ को, फीटस की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती है ना। तो पहला क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल अब्यूज। दूसरा है हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, मेलन्यूट्रिशन, फीटोप्लासेंटल इंसफिशिएंसी, एक्वायर्ड इन्फेक्शन और एक्सपोजर टू रेडिएशन एंड फ्री रेडिकल्स। तो इन सारे कॉजेज की वजह से क्या हो सकता है, फीटस की जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो सकती है, वो रिटार्ड हो सकती है। जब फीटस की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, उसका जो डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस है वो भी स्लो चलेगा या फिर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास नियोनेटल फैक्टर। नियोनेटल फैक्टर मींस जब बच्चे ने बर्थ ले लिया, है ना, बर्थ के बाद, अब मतलब अभी उसने बर्थ लिया, बर्थ के बाद और उसके इन्फेंट, मतलब जब वो इन्फेंट है उस टाइम पीरियड के अंदर जो फैक्टर उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं हमारे नियोनेटल फैक्टर, है ना। चाइल्डहुड से पहले और बर्थ के बाद जो बीच का पीरियड होता है वो इन्फेंट टाइम पीरियड होता है। ठीक है, उसमें जो फैक्टर्स ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं नियोनेटल फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है लो बर्थ वेट, है ना। जो लो बर्थ वेट होता है वो अक्सर किसके साथ कोरिलेट होता है, प्री मेच्योर पार्चुरेशन के साथ में। मतलब कि अगर किसी बच्चे की जो पार्चुरेशन है, पार्चुरेशन मीन्स कि जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है ना, जो जेस्टेशन लाइफ होती है वो एक पर्टिकुलर फीटस की 9 मंथ की होती है। ठीक है, पर अगर कोई फीटस है ना, अगर कोई बच्चा जो अराउंड 7 to 8 मंथ में ही जिसकी डिलीवरी हो गई, जो बच्चा पार्चुरेशन हो चुका है, जिसका बर्थ हो चुका है 7 to 8 मंथ के अंदर ही, तो क्या होगा, 7 to 8 मंथ में अगर किसी का जेस्टेशन पीरियड 7 to 8 मंथ का ही रहा, है ना, किसी भी कॉज की वजह से, किसी भी सेकेंडरी कॉज की वजह से अर्ली पार्चुरेशन करना पड़ा, है ना, तो क्या होगा, बच्चे की जो डेवलपमेंट सपोज 9 मंथ में जितनी होती है ना वो तो उतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई अब तो 7 to 8 मंथ में ही उसको फीटस मतलब उसको यूट्रस से बाहर निकाल लिया गया, है ना। तो जो डेवलपमेंट उसकी 9 मंथ में जाकर होती वो क्या हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो 7 या 8 मंथ में ही मदर के यूट्रस से बाहर आ गया, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, अर्ली पार्चुरेशन, प्री मैच्योर पार्चुरेशन होने के कारण भी डेवलपमेंटल डिलेज देखने को मिलते हैं बच्चों के अंदर। और ये अक्सर प्री मैच्योरेशन ज्यादातर किन बच्चों के साथ में कोरिलेट करता है, जिनका लो बर्थ वेट होता है। सपोज अगर किसी बच्चे का बर्थ वेट कम है, बर्थ के टाइम पे उसका वेट कम है, तो इसका मतलब क्या है, या तो उस बच्चे को फीटस लाइफ के अंदर, जब वो अपनी फीटस लाइफ के अंदर था तब उसकी जो फीटस लाइफ है उसमें उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाई, है ना। किसी भी ये जो हमने प्रीनेटल फैक्टर पढ़े, इन प्रीनेटल फैक्टर्स के कारण फीटस लाइफ जो होती है उसकी वो अच्छे से उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, है ना। पहला कॉज तो ये हो सकता है लो बर्थ वेट का। दूसरा कॉज क्या हो सकता है कि फिर उसका अर्ली पार्चुरेशन हो गया, उसका जेस्टेशन लाइफ ही कम रहा, है ना, अर्ली उसकी डिलीवरी हो गई बच्चे की, है ना, तो वो भी उसका कॉज हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास नियोनेटल सीजर्स। तो नियोनेटल सीजर्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं मेल फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन के साथ में, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, सीवियर हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग और इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन के साथ में एसोसिएटेड होता है। तो कोई भी अगर ब्रेन की मेल फॉर्मेशन है या मेटाबॉलिक एरर है ना, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया है या फिर इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बच्चे को सीजर्स होंगे। और सीजर्स जिन बच्चे को होते हैं उनके इन्फेंट टाइम पीरियड में, तो उनके अंदर भी ऐसा देखा जाता है कि फ्यूचर में उनके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पोस्ट नेटल फैक्टर। ठीक है, पोस्ट नेटल फैक्टर कौन से होते हैं, वो फैक्टर जो कि बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। कब? जब बच्चा चाइल्डहुड
टाइम में अपने, है ना, जब वो अपने अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में है, ठीक है, तो जो उसको अफेक्ट करेंगे उसकी डेवलपमेंट को, वो होता है पोस्ट नेटल फैक्टर, ठीक है। तो इसमें आता है हमारे पास न्यूट्रिशनल फैक्टर। सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिशन। भाई अब देखो, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल जो उनकी ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी। ग्रोथ के रिटार्ड होते क्या होगा, जो डेवलपमेंट है वो रिटार्ड हो जाएगी। भाई जब ऑर्गन ही अच्छे से डेवलप ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना, तो फिर वो अच्छे से डेवलप कैसे हो पाएगा। डेवलपमेंट मीन फंक्शंस को मैच्योर होना, है ना। फंक्शंस कब मैच्योर होंगे, जब वो ऑर्गन अच्छे से बनेगा, है ना। अब ऑर्गन अगर अच्छे से नहीं बना, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, तो फंक्शन कैसे कर पाएगा, ऑर्गन नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से भी क्या होगा, जो न्यूट्रिशनल फैक्टर है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी डेवलपमेंट का प्रोसेस या तो स्लो हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है एक पर्टिकुलर एज में। कौन कौन से वो न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशनल फैक्टर में कौन कौन से वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होते हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 एंड B2 एंड नायसिन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट। तो अगर विटामिन B1 B2 और नायसिन इनकी कमी हो जाती है बच्चे की डाइट में, तो क्या होता है, डेवलपमेंटल डेफिशिएंसी उसको देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर आयरन और आयोडीन भी उसकी डाइट में नहीं होता तो उसको अनीमिया हो सकता है बाद में एडल्ट लाइफ में, या फिर उसको इमोशनल और कॉग्निटिव डिलेज उसमें हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्वायर्ड इंसल्ट ऑफ ब्रेन। तो अगर अर्ली चाइल्डहुड में किसी भी तरीके का ट्रॉमा, किसी भी तरीके की इंजरी या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन बच्चे को हुआ है, तो उसकी वजह से भी उसके ब्रेन की डेवलपमेंट जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी, ठीक है। और मेनली ये ट्रॉमा या इन्फेक्शन कहाँ होना चाहिए, ये ब्रेन के रीजन में होना चाहिए। जैसे अगर किसी बच्चे को बचपन में हेड इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रेन है उसका, है ना, वो ब्रेन का जो मैच्योरेशन वाला प्रोसेस है ना, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ब्रेन का जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा और उसकी डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन फैक्टर। एंडोक्राइन फैक्टर में क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना, उसकी वजह से भी डेवलपमेंटल डिले होता है। नेक्स्ट आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर बेसिकली क्या है, पेरेंटिंग। अगर किसी बच्चे की गुड पेरेंटिंग हुई भी है तो इसका मतलब क्या है कि उसको सारी चीजें बचपन में सिखाई गई है ना, उसको सिखाया गया है कि उसको बिहेव कैसे करना है ना, उसको ये सारी चीजें उसकी पर्सनैलिटी को अच्छे से डेवलप किया गया है ना, गुड पेरेंटिंग से, है ना। और अगर किसी बच्चे की पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई है ना, कोई बच्चा है जो ऑर्फन एज में रहा है ना, या फिर कोई बच्चा है जिसने बचपन से ही अब्यूज, वायलेंस, ये सारी चीजों को फेस किया है, तो उन बच्चों के अंदर भी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो 18 ईयर्स की एज तक हमारा कंटिन्यू रहता है, ठीक है। 18 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते हमारी पर्सनैलिटी में बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी की पेरेंटिंग अच्छी रही होगी बच्चे की, तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होगी। जितनी अच्छी उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी उतने अच्छे डेवलपमेंटल फंक्शंस वो अचीव कर पाएगा, ठीक है। उतनी अच्छी उसकी स्किल्स डेवलप हो पाएंगी, है ना। और अगर किसी की पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई होगी या फिर किसी तरीके का रिजेक्शन या किसी तरीके का मेंटल ट्रॉमा बच्चे ने फेस किया होगा, तो उसको फ्यूचर में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं और डेवलपमेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉवर्टी। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की कमी होने की वजह से भी डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक सकता है। अगर कोई चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स हैं, अगर वो उसको किसी बढ़िया स्कूल में, किसी बढ़िया स्कूल के अंदर नहीं भेज पा रहे, है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, ठीक है, उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वायलेंस और एब्यूज, है ना, जो हमने अभी बात करी थी कि अगर किसी बच्चे के साथ में वायलेंस हुआ है, किसी भी तरीके का डोमेस्टिक या कम्युनिटी वायलेंस अगर उसने फेस किया है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। उसके मन में जिसकी इमोशनल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगी, उसके मन में हमेशा एक फियर रहेगा और उस फियर की वजह से जो माइलस्टोन उसको पर्टिकुलर एज में अचीव करने चाहिए वो माइलस्टोन वो अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो माइलस्टोन उसके अचीव नहीं हो पाएंगे, है ना। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके मन में हमेशा से एक फियर रहेगा और इस फियर की वजह से क्या होगा, वो हमेशा सोशल विड्रॉल कर लेगा, वो हमेशा सोशल विड्रॉल कर लेगा, है ना। सोशली ज्यादा लोगों के साथ में बात नहीं करेगा, है ना। अपनी जो उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, चीजें नहीं सीख पाएगा, लर्निंग नहीं हो पाएगी, तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो होगी वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने सारे फैक्टर्स को कवर अप कर लिया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे ग्रोथ है मतलब डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो नॉर्मल डेवलपमेंट में हमारे मेनली 4 पार्ट आते हैं। सबसे पहला आता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, दूसरा आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट, तीसरा आता है पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, फोर्थ आता है लैंग्वेज एंड विजन एंड हियरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब हम ये सारे जो डेवलपमेंट के पार्ट है, नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारे चैनल पर ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 पार्ट्स अपलोडेड हैं, ठीक है। तो आप वो पार्ट को जरूर देखना, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 के अंदर हमने मेनली ग्रोथ को कवर करा है, ठीक है, इस पार्ट। और अब ये पार्ट नंबर 3 बन रहा है और एक पार्ट नंबर 4 बनेगा। तो पार्ट 3 और 4 के अंदर मेनली हम डेवलपमेंट को कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ग्रोथ वाला पार्ट पढ़ना है तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो को जाकर देख लीजिए, और पार्ट 3 और पार्ट 4 डेवलपमेंट के ऊपर होगा, ठीक है। तो अब ये पार्ट 3 था। हमारे चैनल के ऊपर ऐसी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोज आएंगी,
मेनली ये वीडियोस हमारे फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए होंगी, है ना, जो उनका एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, मेनली ये एग्जाम टाइप के कंटेंट को कवर करेंगी कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आप आंसर फॉर्मेशन कैसे करोगे। क्योंकि हमारी जो बुक्स होती हैं, बुक्स में क्या है, पूरा चैप्टर जो होता है वो अराउंड 8 to 12 पेजेस का रहता है, ठीक है। और उसके अंदर से भी जो कंटेंट होता है वो हमें निकालना बहुत मुश्किल होता है, और हमें एक बुक रेफर नहीं करनी होती, हमें मल्टीपल बुक्स से कंटेंट को निकालना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हर बुक के अंदर जो कंटेंट होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। तो लिमिटेड कंटेंट बहुत सारी बुक में से जब हम इकट्ठा करते हैं तो जाके एक बड़ा हमारा एक फुल फ्लेज आंसर तैयार हो पाता है, ठीक है। तो हम इस चैनल के ऊपर और बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम साथ में डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी, ठीक है, और क्वेश्चंस के ऊपर, PYQ के ऊपर। आप जो भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना बता सकते हैं कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से, कौन से कॉलेज से हैं, तो हम उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और उस पर्टिकुलर कॉलेज के भी PYQ को डिस्कस कर लेंगे एक बार अपने वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए।